जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में संस्कृति और सभ्यता। टॉपिक रहेगा हमारा बेगा जनजाति। तो अच्छा, बेगा जनजाति यहाँ लिखा हुआ भी है। तो चलिए बेगा जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं। बेगा जनजाति जो है ये लोग बाघ की पूजा करते हैं। बेगा से याद रखना है, बाघ की पूजा करते हैं। जब पूजा करते हैं मतलब ये क्या होगा, पवित्र पशु होगा, ठीक ना। इसमें टोटेम मतलब जो गोत्र है ये बेगा जनजाति में देखने को नहीं मिलता है टोटेम में। अगर इसमें और देखा जाए तो देवता, अगर देखा जाए तो देवता में जो होगा, इसमें देवता में इनको होगा बड़ा देव इसको कहेंगे देवता में। ठाकुर देव, धरती में ये सब होगा, ठाकुर में ये सब धरती देव है। इसके पहले हालांकि हम लोग पढ़ चुके थे ये सब, तो उतना इसमें नहीं देखने से भी चलेगा। इसमें और कुछ शादी विवाह थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका कुछ पर्व त्यौहार देखते हैं हम लोग। पर्व किसके? बेगा जनजाति के। तो बेगा जनजाति का जो पर्व है, वर्ष का पहला पर्व जो है, वर्ष का पहला पर्व है, उसको चरेता कहा जाता है। पहला मतलब जो जैसे हम लोग का 1 जनवरी से शुरुआत होता है, तो इसी तरीके से ये लोग का जो अपना जो वर्ष की शुरुआत होगी, उनको जो पहला पर्व है उसको चेरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरेता। उसके बाद अगर इसकी नववर्ष के पश्चात जो होता है, उसको नववर्ष के पश्चात जो पर्व है, नववर्ष के पश्चात जो पर्व है उसको क्या कहा जाता है? रसनवा। रसनवा किसको कहा जाता है? जो नववर्ष के बाद जो होगा उसको रसनवा कहा जाता है, उस पर्व को। तो पर्व के बारे में 2 चीज़ हम लोग को बेसिकली जानना है बेगा जनजाति के बारे में। तो हम लोग देख लिए इतना दूर। आगे अगर इसमें कुछ अगर विवाह की बात किया जाए तो सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह है समाज में, जब तक विवाह शादी नहीं होगा तो फिर समाज चलेगा कैसे? और वैसे भी हम इंडियन लोगों को क्या होता है, कुछ करे या ना करे सबसे पहले बोलेंगे शादी करेंगे। भले घर में कमाने खिलाने के कुछ नहीं है, लेकिन एकदम महाराज जैसा सोच रखते हैं तो करना तो शादी ही है। अरे पहले ज़िंदगी में कुछ कमा लेते हैं, उसके बाद करते हैं क्या, नहीं तो क्या खिलाएंगे और क्या पिलाएंगे। तो देखते हैं हम लोग सर्वाधिक प्रचलित विवाह। सर्वाधिक प्रचलित विवाह। तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह में अगर ध्यान दिया जाए तो ये लोग उसको कहते हैं मंगनी। क्या कहते हैं? मंगनी। तो जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो हम लोग का बेगा जनजाति में देखने को मिलता है उसको मंगनी कहा जाता है। चट मंगनी या क्या है, चट मंगनी पट विवाह, हाँ वैसे कुछ है, उसका आप लोग देख लीजिएगा, वही है मंगनी। आगे चलते हैं फिर। और 1-2 विवाह का प्रकार है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर आप लोग को कभी किसी को इस टाइप से ज़रूरत पड़ेगी कौन सा विवाह करना है, कहीं कन्फ्यूजन हो कि मतलब मंगनी विवाह करना है या फिर लामसेना विवाह करना है या पेठुलू विवाह करना है, तो उसका थोड़ा मीनिंग देख लेते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। जब कोई पूछेगा शादी करना है तो उस टाइम बता दीजिएगा कि हमारे यहाँ 8 प्रकार की शादी होती है और उनमें से मुझे ये वाली शादी करनी है, ठीक है ना। बोल सकते हैं ना। अरे अगर घर वाले ही सब काम कर देंगे, क्या अपना से भी कुछ काम कर लिया कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि अभी खोजने निकल गए, अभी टाइम है, अभी खेलने कूदने का टाइम है। तो विवाह के प्रकार अगर हम लोग देखते हैं, विवाह के प्रकार में जो सेवा विवाह होता है उसको लामसेना कहा जाता है। सेवा विवाह क्या है ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। इसको क्या कहा जाता है? लामसेना। सेवा विवाह का मतलब है कि लड़का लड़की के घर में जाकर सेवा देगा, उसके बाद शादी करेगा। उसके बाद सेवा विवाह के बाद देखा जाए तो फिर ढुकू विवाह।
ढुकू विवाह, इसमें लड़की का एकदम दिमाग क्या बोलिएगा चंचल हो जाता, समझ में नहीं आता, तो क्या करता डायरेक्ट घुस जाता है कहाँ, ढुक जाना मतलब घुस जाता कहाँ, लड़के के घर, तो उसको बोला जाता है ढुकू विवाह। और इसको ये लोग बेगा भाई बहन लोग क्या बोलते हैं, पेठुलू विवाह, ठीक, पेठुलू विवाह ठीक है। उठवा विवाह मतलब राजी खुशी, राजी खुशी बोलते कितनों का मन में एकदम क्या बोलते हैं, मन में क्या आ जाता है, उफान तूफान या वेव। अभी उधर कुछ नहीं ध्यान देना, यहाँ पे टेंशन, जिंदगी की इतना टेंशन है कि अब कहाँ आप लोग का मन में कुछ आता होगा। एक तो नौकरी हो नहीं रही, ऊपर से नियोजन नीति में फिर फंसा दिया है। तो ढुक्कू विवाह के बाद जो है, इसके बाद कौन सा होगा, जो राजी खुशी वाला, राजी खुशी मतलब लव मैरिज। और लव मैरिज को क्या कहा जाता है यहाँ पे, उठवा विवाह। घर वाले नहीं दे रहे हैं दोनों को शादी, कि लड़का खिलाएगा पिलाएगा क्या सोचकर, तो लड़का क्या करता है उठा के ले आता है और ये लोग देखते रह जाते हैं। तो इस तरीके से अगर कुछ पंचायत की बात किया जाए तो मुखिया को ये लोग, मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुकद्दम। ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो मुखिया है बेगा जनजाति में, उसको मुकद्दम कहा जाता है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है हम लोग का बेगा जनजाति के बारे में, इनकी संस्कृति और सभ्यता के बारे में, तो इन्हीं कुछ पॉइंट को हम लोग को याद रखना होगा। आगे चलते हैं, चेरो जनजाति का थोड़ा देख लेते हैं। चेरो जनजाति की बात जब भी आता है हम लोग का मेदिनी राय, ये सब रक्सैल वंश, पलामू का क्षेत्र हम लोग का याद आना चाहिए। अगर ये सब याद आ रहा है तो समझिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। ये नहीं है कि कंप्लीट हो गया है, ये अंडरलाइन करना है क्योंकि तैयारी तभी कंप्लीट होती है जिस दिन सिलेक्शन होता है। नहीं तो आप कितना भी पढ़ लो कोई कुछ नहीं कहेगा, बोलेगा टाइम ऐसे बिताया है। सिलेक्शन होने के बाद ही लोग को लगता है कि हाँ लड़का पढ़े हैं। तो हम लोग अभी चेरो जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। चेरो जनजाति की जब भी दिमाग में आता है तो हम लोग का ये वाला क्षेत्र याद रहेगा ना, वही है ना चेरो जनजाति वाला क्षेत्र। चेरो जनजाति की बात किया जाए तो पलामू प्रमंडल है, ये लोग को 12 हाजिरी 13 हाजिरी जो है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 12 हाजिरी को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये मतलब अपना जो मतलब वेद पुत्र जो होता है उसको 12 हाजिरी कहा जाता है। तो ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो वो सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं इसमें स्वयं को ये लोग चौहान, स्वयं को ये लोग क्या कहें चौहान या फिर राजपूत अपने आप को कहते थे लोग, अपने आप को कहते थे कौन, चौहान या राजपूत। कौन, चेरो जनजाति। ये लोग एक ऋषि का भी ये लोग का नाम उल्लेख करता है और उस ऋषि का नाम है चैवन ऋषि के वंशज मानते हैं। कौन, चेरो जनजाति। चेरो जनजाति कभी जंगल में रहना पसंद नहीं करते हैं, जंगल में रहना गवारा नहीं है, मतलब पसंद नहीं है। किसको, चेरो जनजाति के बारे में इतना हम लोग को समझना है। मतलब ये लोग विकास की उस अवस्था में आ चुके हैं कि ये लोग अब जंगल में रहना ये लोग को पसंद नहीं है। आगे चलते फिर टोटेम प्रथा इसमें भी नहीं है। यहाँ पे विवाह 2 प्रकार का होता है, आप लोग डिसाइड कीजिएगा कौन से विवाह आप लोग को करना है, विशेष करके लड़कियाँ लोग कौन सा विवाह करना है। आप लोग के पास यहाँ मौका है, इस विवाह का भी एक बार आनंद लीजिए सब। विवाह एक है कि ढोला, क्या नाम है, ढोला मुझे सबसे अच्छा लगा अब तक के विवाह प्रणाली में। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें लड़की शादी करने जाएगी लड़के के घर, मतलब समझ रहे हैं ना। काश किस मन में आ रहा है क्या किसी को। तो ये क्या है, लड़के के घर कौन जा रही है, लड़की
जाएगी। क्या करने? शादी करने, ये ढोला में। और दूसरा जो है यहाँ पे क्या है, ढोला के बाद चढ़ा। चढ़ा में क्या होगा कि लड़की के घर जाएंगे, जो सामान्यतः परंपरागत रूप से जो देखने को मिलता है वो है हम लोग का चढ़ा। और ढोला क्या है, जो लड़के के घर लड़की जाएगी बारात लेकर। सोचिए कितना अच्छी बात है। कोशिश कीजिए आप लोग भी एक दो बार ही होता है, एक दो बार नहीं, सिर्फ एक बार। आगे चलते हैं। चेरो जनजाति के बारे में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। अच्छा, इसके जो बौद्ध मूल्य है उसको एक बार देख लेते हैं। बौद्ध मूल्य को क्या कहते हैं? मतलब देखिए, लड़के के घर जा रहे हैं शादी करने, बारात लेकर जा रही है, ऊपर से पैसा भी लेकर आ रही है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, इट्स कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। तो बौद्ध मूल्य जो है इसको कहा जाता है दस्तूरी ना, एक मिनट, दस्तूरी। तो दस्तूरी किसको कहा जाता है? जो बौद्ध मूल्य, जैसे पौन था, गोनांग था और डाली कोटारी था, अलग अलग जाति में अलग अलग था। तो उसी तरीके से जो चेरो जनजाति में जो बौद्ध मूल्य है उसको दस्तूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? दस्तूरी। आप लोग हैंड राइटिंग को अपना अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। आगे चलते हैं। चेरो जनजाति के बाद हम लोग चीक बड़ाइक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कौन से जनजाति के बारे में? चीक बड़ाइक। जब भी चीक बड़ाइक हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोग का दिमाग में ये आना चाहिए कि ये लोग हम लोग जो कपड़ा यूज करते हैं, ये लोग पहले हाथ से ही कपड़ा गूंथते थे। मतलब जो वस्त्र का जो बुनकर थे, वस्त्र का बुनकर तो यही लोग से जाना जाता है। मतलब अगर किस जनजाति ने सबसे पहले वस्त्रों का बुनना है तो ये आता है कि चीक बड़ाइक में। तो चीक बड़ाइक मतलब हम लोग को क्या याद रखना है? वस्त्रों का बुनना हाथ से। चीक, जब भी आप वस्त्र दिखेगा, वस्त्र पहनिएगा, तो आपको क्या याद होना चाहिए कि चीक बड़ाइक का दिन है। तब क्या होगा, यह याद जल्दी रहेगा। चीक बड़ाइक, चीक बड़ाइक, हाथों से कपड़ा बुनना। ठीक, हाथों से कपड़ा बुनना चीक बड़ाइक का ही देन है। उसका जनक कहा जाता है इसको। वधु मूल्य जो होगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। वधु मूल्य किस में क्या कहा जाता है, इसको जरूर याद रखना है हम लोग को। वधु मूल्यों के ये लोग क्या कहा? गोनाड। क्या बोला? गोनाड ना, गोनोड। किस में कहा? ये चीक बड़ाइक जनजाति में, सॉरी। बाकी सिंगबोंगा वगैरह हम लोग जो है हम लोग पहले देख चुके हैं। बाकी इसमें बस इतना ही, दो ही इम्पोर्टेंट है। बाकी इसके संबंधित जो भी है हम लोग बाकी पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो चीक बड़ाइक में इतना ही याद रखना है। फिर थोड़ा गौंड जनजाति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि गौंड जनजाति जो है ये भारत का सबसे बड़ा जनजाति है। सबसे बड़ा कहने का अर्थ है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर किसी जनजाति का है भारत में तो किनका है? गौंड जनजाति का। अभी ये न्यूज़ में भी है। न्यूज़ में ये है कि अभी वर्तमान में गौंड जनजाति को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। पहले वहाँ पे नहीं था, तो ये ज़रूरी है। ठीक, मतलब उत्तर प्रदेश का अपने क्षेत्र में नहीं था, इसका यही था कहना। तो गौंड जनजाति, गौंड जनजाति, गौंड जनजाति की बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। आगे चलते हैं। फिर गौंड जनजाति में, इसमें अगर जो गौंड जनजाति में हम लोग को देखने को मिलता है, ये गौंड जनजाति किधर होगा? हम लोग के जो गुमला, लातेहार, इस साइड, सिमडेगा, इस साइड हम लोग को देखने को मिलता है। बोलने का अर्थ यही है। तो ये वाला जो क्षेत्र है झारखंड का,
तो इस साइड हम लोग का गौंड जनजाति देखने को मिलता है। अरे मैप बना लीजिए इसे अपने तरफ से। तो ये लोग का जो भाषा है, भाषा का नाम क्या है? गोंडी है। क्या है? गोंडी। गोंडी भाषा किस में है? गौंड जनजाति से है, इतना समझ में आ ही गया होगा। कृषि जो करते हैं ये लोग, कृषि स्थानांतरण कृषि करते हैं। स्थानांतरण कृषि मतलब झूम खेती। तो झूम खेती करते हैं, और झूम खेती जो करते हैं उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? दीपा कहा जाता है। क्या? दीपा। तो दीपा किसको कहा जाता है? झूम खेती को दीपा या फिर व्यवहार। दीपा या व्यवहार स्थानांतरण कृषि या झूम खेती को कहा जाता है। कौन से जनजाति में? गौंड जनजाति में। इतना हम लोग को याद रखना है। इसमें अगर और कुछ देखना है कि इसमें ये जो जनजाति है ये 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में कौन कौन सा है? जो 3 भागों में विभाजित, 3 भागों में विभाजित कौन कौन सा है देखते हैं। 3 भागों में पहला होगा राजगौंड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है राजगौंड है तो ये सबसे धनी संप्रदाय होगा ना। धनी संपन्न, धन संपन्न वाला जो होगा उसको क्या कहते हैं? राजगौंड। दूसरा जो आता है हम लोग का धुरगौंड। धुरगौंड जो कृषि है, जो कृषक है, जो सामान्य कृषक है उसको क्या कहा गया? सामान्य कृषक। सामान्य कृषक को क्या कहा गया? धुरगौंड। और उसके बाद और एक तीसरा नंबर में आएगा हम लोग का कमिया। कमिया गांव साइड आप लोग सुने होंगे कि कमिया ये करने जाएंगे, कमिया खोजने जाएंगे। तो कमिया जिसके पास ज़मीन नहीं होता है वही तो काम करने आते हैं ना, तो वही कमिया है। तो मतलब जिसके पास भूमिहीन कृषक, भूमिहीन कृषक को कमिया कहा गया। आगे अगर इसमें कुछ देखा जाए तो सूर्य मतलब ठाकुर देव और ठाकुर देव इसमें गौंड जनजाति में देखने को मिलता है। पूजा पाठ करने में ठाकुर देव मतलब जो प्रमुख देवता उसको ठाकुर देव कहा जाता है गौंड जनजाति में। तो इस तरीके से अगर आज के इस वीडियो में देखें तो हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।